माय यूट्यूब चैनल। मैं बाबा इरशाद नकवी, अकाउंट टीचर। आज मैं आपको अकाउंट का बेसिक बताने वाला हूँ, जो आपके लिए 11th स्टैंडर्ड है या 12th स्टैंडर्ड है या जो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कवर करते हैं उन सब के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो देखिए, जैसे कोई भी कंट्री है तो उसकी जो गवर्नमेंट होती है, तो ये कंट्री की यहाँ पे गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट का प्रोफेशन नहीं होता है, जैसे ये गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोफेशन कहे जाएंगे, तो ये गवर्नमेंट की फैसिलिटी होती है। एक गवर्नमेंट का जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ये गवर्नमेंट का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। ये गवर्नमेंट का मेडिकल डिपार्टमेंट है। फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है। एजुकेशन के बाद फिर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है। ये गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। अब जो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो ये गवर्नमेंट के प्रोफेशन नहीं है। जो भी इस देश में रहते हैं, इंडिया के अंदर रहते हैं, तो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। तो जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट की बसेस चलती है, यहाँ पे गवर्नमेंट की बसेस हैं और गवर्नमेंट की ट्रेन चलती है। तो अगर एनुअल इनकम देखी जाए तो गवर्नमेंट की यहाँ पे सपोज़ करिए कि जो एनुअल इनकम है, तो वो एनुअल इनकम यहाँ पे 3 करोड़ रुपीज़ की हुई। अगर हम एनुअल एक्सपेंसेस यहाँ पे देखें, तो एनुअल एक्सपेंसेस जो हुए वो 40 करोड़ रुपीज़ के हो गए। तो ये 37 करोड़ के लॉस पे चल रहा है ये बिज़नेस। अब दूसरा यहाँ पे मेडिकल डिपार्टमेंट है, तो गवर्नमेंट का यहाँ पे जैसे हॉस्पिटल है, ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। और गवर्नमेंट और ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करती है, आयुष्मान कार्ड वगैरह ऐसा सब करता है। तो गवर्नमेंट की जैसे यहाँ पे एनुअल इनकम है, इस सोर्सेज से गवर्नमेंट की, इस जो डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट की इनकम जैसे 1 ईयर में टोटल हो रही है 5 करोड़ की। और जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे जैसे 30 करोड़ के हो गए। तो ये भी डिपार्टमेंट 25 करोड़ पर ईयर के लॉस पे जा रहा है। उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेज होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट पोल लगाती है, लाइट जो है प्रोवाइड कराती है। तो एक्चुअल में ये सब गवर्नमेंट का इनकम ऑफ सोर्सेज नहीं है ये गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। क्योंकि कोई भी अगर पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल फर्म है या पार्टनरशिप है, वो कोई भी बिज़नेस अगर करेगा तो वो 1 साल लॉस बेयर करेगा, सेकेंड ईयर लॉस बेयर करेगा, और उसके बाद वो बिज़नेस को छोड़ देगा, वो दूसरा जो है बिज़नेस को ऑप्शन जो है चुनेगा। लेकिन गवर्नमेंट का क्या है कि गवर्नमेंट सालों साल से ये लॉस बेयर कर रही है, तो गवर्नमेंट ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। एक्चुअल में उसके गवर्नमेंट के इनकम कम होती है और एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है। तो फिर गवर्नमेंट के पास पैसे आते कहाँ से हैं? इनकम ऑफ सोर्सेज गवर्नमेंट का क्या है? जो गवर्नमेंट का इनकम ऑफ सोर्सेज है वो टैक्सेस है। यहाँ पे टैक्सेस है, तो यहाँ पे ये टैक्सेस देखिए 2 तरह से होते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स होता है और जो सेकंड है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। देखिए, यहाँ पे इस जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आज हम दे रहे हैं उसमें कोई भी चैप्टर को डिफ़ाइन नहीं करेंगे, सिर्फ ये बताएंगे कि ये सब चीज़ें क्यों अकाउंट बनाए जाते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्टली अकाउंट कौन सा बनता है, नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनता है, स्टेप बाय स्टेप अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं, उसके रीज़न क्या हैं। तो ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स खुद में एक चैप्टर है, इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। अब जो टैक्सेस होता है, तो टैक्सेस किस किस जो बिहाफ पे दिया जाता है, किस पे दिया जाता है, तो ये प्रॉफिट पे दिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि बिज़नेस का यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट है, कोई भी इंडिया में फर्म है उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो बिज़नेस में उसका 1 ईयर में जैसे 50 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब 50 लाख का प्रॉफिट जो हुआ, तो 50 लाख में 10% अगर टैक्स यहाँ पे सपोज़ करिए यहाँ पे सेलेक्टेड है, तो 10% गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो 50 लाख का 10% 5 लाख होगा। तो ये 5 लाख रुपीज़ हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे इंडिया में जितनी भी फर्म है तो सब ऐसे ही अपना टैक्स देंगी। तो ये डायरेक्ट टैक्स हमारा कहलाता है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट को खैर अभी नहीं बता रहे हैं। तो एक साल में बिज़नेस का प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है, आता जो है कहाँ से है प्रॉफिट,
तो प्रॉफिट के लिए हमें सबसे पहले बनाना पड़ता है फाइनल अकाउंट। यहाँ पे फाइनल अकाउंट होता है। अब फाइनल अकाउंट के अंदर भी 3 अकाउंट होते हैं। एक स्टेटमेंट कह लीजिए, पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड है स्टेटमेंट बैलेंस शीट। अब ये भी खुद में एक चैप्टर है, तो इस चैप्टर को नहीं बता रहे हैं अभी, जब ये चैप्टर का टाइम आएगा तब इस चैप्टर को बताएंगे। अब ये फाइनल अकाउंट जो है हमें मिलता कहाँ से है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि फ़ाइनल अकाउंट के लिए इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है। तो उसके लिए आपको एक बात बताएं कि जैसे हमें कोई भी चीज़ का प्रॉफिट निकालना है, कोई भी बिज़नेस का तो बिज़नेस में यहाँ पे इनकम को एक्सपेंसेस से माइनस करना होता है। जो भी सेल्स होती है जो भी इनकम होती है एक्सपेंसेस से उसको माइनस करना होगा। तो इनकम के सोर्सेज भी अलग अलग होते हैं, जैसे कमीशन रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव हुआ है, और बिज़नेस ने सेल्स यहाँ पे की है। ऐसे ही एक्सपेंसेस भी अलग हैं, जैसे परचेजेस है, यहाँ पे रेंट है, वेजेस है, रेम्युनरेशन के तौर पे वर्कर को दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं रेम्युनरेशन के तौर पे। ऐसी बहुत अलग अलग इनकम के मतलब सोर्सेज होते हैं, एक्सपेंसेस के सोर्सेज होते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो इनकम और एक्सपेंसेस होता है, तो इनकम से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, तो जो बैलेंस बचता है वही मेरा प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारा बिज़नेस है, तो उसमें जो भी हमने सेल करी होगी कस्टमर को, तो 1 टाइम तो की नहीं होगी। हो सकता है कि हमने 1000 टाइम यहाँ पे सेल करी हो, 100 टाइम सेल करी हो, 500 टाइम सेल करी हो, ऐसी कमीशन भी कई कई बार किया हो। अब हमारे यहाँ जैसे कोई भी वर्कर है, हमारे यहाँ 30 वर्कर हैं, तो हर मंथ हम उनको वेजेस देते हैं। तो एक साल में अगर हम उनको देखें, चलिए हमने यहाँ पे 300 बार उनको वेजेस दी, 3 टाइम हमने वेजेस दी। ऐसे ही हमने सैलरी उनको कितने टाइम दी। तो अब जब हमें इनकम और एक्सपेंसेस को पता करना है, तो एटलीस्ट एक एक्सपेंसेस की एक साल की एक हेडिंग हो। जैसे अगर हमने 300 टाइम रेम्युनरेशन के तौर पे वर्कर को वेजेस दिया है, तो वो एक वेजेस में सब टोटल होना चाहिए। ऐसे ही 1 ईयर में टोटल 1000 टाइम सेल किया हो, तो एक सेल होना चाहिए। ऐसे ही एक परचेज़ होना चाहिए, उससे प्रॉफिट निकालने में आसानी हो जाती है। नहीं तो हम सेल्स लिखते जाएंगे, फिर कमीशन लिखते जाएंगे, और रेंट रिसीव हो रहा है तो हम वही लिखते जाएंगे, और परचेजेस कितनी कितनी बार हुई एक साल में वो लिखते जाएंगे। तो अगर हम एनुअल बिज़नेस में टैक्स देते हैं, एक्चुअल में जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो वो डेली नहीं देते हैं, वीकली नहीं देते हैं, मंथली नहीं देते हैं, क्वार्टरली नहीं देते हैं, हाफ ईयरली नहीं देते हैं, एनुअल देते हैं। तो बिज़नेस का हमको एनुअल जो है प्रॉफिट निकालना होता है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। 12 मंथ्स इसके बीच में होते हैं। तो उसमें हमें अगर फाइनल अकाउंट प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट के लिए हमें फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो फाइनल अकाउंट जो हमारा बनता है, तो इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट होती है। अब फाइनल अकाउंट के लिए जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से हमें मिलेगी, तो वो जो स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एक साल की टोटल इन्फॉर्मेशन दे देता है, टोटल डिटेल दे देता है कि टोटल सेल कितनी है, टोटल परचेज़ कितना है, टोटल वेजेस कितना है, टोटल रेंट कितना है, ये सब इन्फॉर्मेशन दे देगा, जिससे हमें बिज़नेस का प्रॉफिट निकालने में आसानी रहेगी। एक्चुअल में ट्रायल बैलेंस की मीनिंग तो हमने आपको बता दी, लेकिन ट्रायल का रियल मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन होता है, और बैलेंस मतलब होता है जो बचा हुआ होता है। जैसे एक साल के अंदर 1 ईयर में हमने टोटल को 5 लाख रुपीज़ की सेल्स करी, और कस्टमर ने यहाँ पे उसमें 10,000 का गुड्स हमें रिटर्न कर दिया, तो एक्चुअल में जो मेरी सेल हुई, तो वो 4,90,000 की सेल हुई। तो ये बैलेंस एक जो तरीके से माना जाएगा, तो ये इन्फॉर्मेशन बैलेंस होता है। ये एक शीट होती है, उस शीट में यहाँ पे दिया जाता है कि मेरे पास टोटल क्या है। तो इसी को देख के हमें फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है, बिज़नेस का प्रॉफिट निकालना पड़ता है। अब ट्रायल बैलेंस हमें कहाँ से मिलता है, ये एक साल की टोटल सेल कहाँ से मिलेगी, टोटल परचेज़ कहाँ से मिलेगी, टोटल वेजेस कहाँ से मिलेगी, टोटल सैलरी कहाँ से मिलेगी। एक्चुअल में पहले क्या होता था कि मैनुअल अकाउंट होते थे। जर्नल एंट्री के लिए अलग जो है रजिस्टर होता था, तो उसके जो फर्स्ट पेज होता था स्टार्टिंग का, जो दफ्ती का होता है, तो वहाँ पे ओनर का नाम लिखा रहता था, अंदर जनरल एंट्री डे बाय डे करते जाते थे, जब जब हमें टाइम मिलता था ट्रांजेक्शन्स के बाद। और उसके बाद फिर जब जब वक्त होता था, तो उसको जनरल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग कर देते हैं।
तो जर्नल एंट्री में लेजर के लिए एक अलग से रजिस्टर होता है, तो फर्स्ट पेज पे ओनर का नाम होता है। ट्रांजैक्शंस के हमारे साइज़ कितने हैं ये देखा जाता है कि परचेज़ साल में कितनी बार हुई, सेल का ट्रांजैक्शंस कितनी बार हुआ, वेजेस का ट्रांजैक्शंस कितनी बार हुआ, सैलरी का ट्रांजैक्शंस कितने टाइम हुआ। उस हिसाब से लेजर में पेजेस जो है छोड़े जाते थे कि वेजेस के लिए कितने पेज छोड़ें और परचेज़ के लिए कितने पेज छोड़ें, तो सबके लिए अलग अलग पेज हो जाते थे। तो इसको बोलते हैं अकाउंट बुक्स। यानी अगर हमें परचेज़ करना है तो हमने परचेज़ के लिए एक अकाउंट बना दिया, सेल के लिए अकाउंट बना दिया। अब परचेज़ का मतलब कितने मेरे उसमें कितने लेन देन है, तो परचेज़ के लिए हमने 10 पेज छोड़ दिया। ऐसे ही ट्रांजैक्शंस के बिहाफ हम देखेंगे कि कौन सा ट्रांजैक्शंस परचेज़ का ज़्यादा है, तो उस हिसाब से उसके पेजेस छोड़ दिए जाते थे। तो लेजर जो होता है, तो लेजर को बोलते हैं अकाउंट्स बुक। मतलब हर चीज़ का अलग अलग अकाउंट बनता है। जैसे वेजेस का अलग बनेगा, सैलरी का अलग बनेगा, रेंट का अलग बनेगा, सबका अलग अलग यहाँ पे बनेगा। अब उसके बाद लेजर के बाद फिर यहाँ पे लेजर अब हमें कहाँ से मिलता है, तो लेजर जो हमें मिलता है, तो लेजर यहाँ पे होता है जर्नल एंट्री से हमें मिलता है। तो जो जर्नल एंट्री होती है, तो जर्नल एंट्री से हमें लेजर यहाँ पे मिल जाता है। तो सबसे पहले जो अकाउंट का काम करा जाता है वो जर्नल एंट्री किया जाता है। एक्चुअल में जर्नल एंट्री की अगर यहाँ पे डिफिनेशन दें तो एवरी ट्रांजेक्शन्स हैज़ टू साइड। दिस इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम वेयर एवरी ट्रांजेक्शन्स इफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स से डेबिट एंड क्रेडिट। इसका जो है मतलब है कि हर लेन देन में 2 साइड होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। जैसे हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो आप एजुकेशन रिसीव कर रहे हैं, हम एजुकेशन दे रहे हैं। अगर हमने किसी से कोई चीज़ परचेज़ करी, कोई बुक परचेज़ करी, तो बुक सेलर बुक को देने वाला हुआ और हम बुक को रिसीव करने वाले हुए। ऐसे ही हमारा या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या तो कोई चीज़, कोई एसेट्स, कोई ऑफिस इक्विपमेंट बिज़नेस में आएगा तो बिज़नेस में कोई या तो जाएगा। तो एक को हमें डेबिट करना पड़ेगा और दूसरे को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। एक्चुअल में फिर से हम बता दें कि ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है, टैक्सेस यहाँ पे है, ये ख़ुद में एक चैप्टर है यहाँ पे। और जो ये फाइनल अकाउंट बताया है ये भी ख़ुद में एक चैप्टर है, ट्रायल बैलेंस भी एक चैप्टर है, लेजर भी एक चैप्टर है और जर्नल एंट्री भी एक चैप्टर है। तो जर्नल का मतलब होता है डेली रूटीन, डेली के जो ट्रांजेक्शन्स हैं तो उसको डेली हमें यहाँ पे करना पड़ता है, यानी कि रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसी को जर्नल एंट्री बोलते हैं। यहीं से नाम इसका डेली रूटीन पड़ गया है। जर्नल का मतलब तो यही होता है जो मीनिंग हमने बताई, लेकिन इसको बोलते हैं डेली रूटीन, जर्नल रियल मीनिंग होती है। अब जर्नल एंट्री हमें कहाँ से बनानी होती है, जर्नल एंट्री जो ट्रांजैक्शंस होते हैं तो ये ट्रांजैक्शन से बनाई जाती है। ट्रांजैक्शंस मीन्स होते हैं लेन देन, जो बिज़नेस के लेन देन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि डीलिंग ऑफ बिज़नेस है, जिस चीज़ का हम बिज़नेस कर रहे हैं वो गुड्स हमने परचेज़ किया, वो गुड्स हमने सेल किया, हमने रेम्युनरेशन के तौर पे वर्कर को वेजेस दी, किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी, लैंडलॉर्ड को रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी हाउस को इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया। ऐसे अलग अलग जो लेन देन होते हैं तो उन्हीं को ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। तो एकेडमिक जो एजुकेशन होती है, पढ़ाई होती है, मतलब जैसे 11th-12th हो गया, एकेडमिक हो गया, जो रियल काम करते हैं तो वो प्रोफेशनल हो गया। तो उसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि ट्रांजैक्शंस आपके दिए हुए होंगे एकेडमिक पढ़ाई में, तो फर्स्टली आपको उससे जर्नल एंट्री बनाना पड़ेगा। जर्नल एंट्री के लिए क्वेश्चन आपको ट्रांजैक्शंस मिलेगा और इससे जर्नल एंट्री बनाएंगे, जर्नल एंट्री से फिर लेजर बनाएंगे, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में ये तीन अकाउंट आप यहाँ पे बनाएंगे, यानी 3 रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट का काम करेंगे। और उसके बाद जो इस कैटेगरी का असेंडिंग ऑर्डर का लास्ट अकाउंट है उसी को हम फाइनल अकाउंट बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम फाइनल अकाउंट है। तो फाइनल अकाउंट का मतलब ही इसीलिए है। तो जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शंस जब डेली करें तब हम कर सकते हैं, और फिर लेजर में उसकी पोस्टिंग करी जाती है, यानी कि रिकॉर्ड करना होता है। तो लेजर में जब हमें वक्त मिले तो हम यहाँ पे लेजर में उसकी पोस्टिंग कर लें। तो लेजर का जो टोटल निकाला जाता है, मेरा कहने का मकसद है जैसे परचेज़ टोटल निकालेंगे तो ये 1 साल के बाद निकाला जाता है, या पेज हमारा भर जाए तब हम इसको देखते हैं, या अकाउंटेंट जो है इंटरेस्टेड हो बीच ही में देखने के लिए, कोई डेटर्स हमें पैसे दे रहा है, देने वाला है, तो उसने पूछा है कि कितने कितने पैसे हमें देना है। तो लेजर के जब टोटल हो जाता है तब हमारा 1 साल के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, और जो साल का अकाउंट बना रहे हैं उसी जो है साल के बाद हमारा फाइनल अकाउंट बनता है, जो जिससे हम प्रॉफिट निकालते हैं।
और प्रॉफिट निकालने का जो इंटेंशन है वो इंटेंशन यही है कि उस पर टैक्स निकाल के गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना पड़ता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो ये अकाउंट बनते हैं तो इसके रीज़न ये हैं। अब जर्नल एंट्री के साथ कुछ लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स यहाँ पे बुक रखते हैं। तो सब्स्टिट्यूट बुक्स हो गई यहाँ पे, जैसे कैश बुक हो गई, परचेज़ बुक हो गई, सेल बुक हो गई, परचेज़ रिटर्न बुक हो गई, सेल रिटर्न बुक हो गई। तो ये सब अलग अलग बुक होता है, तो ये सब अलग चैप्टर है, ये सब अलग चीज़ है। नेसेसरी अकाउंट हमारा ये है, ये अपनी फैसिलिटी के लिए हम बना सकते हैं। 100% जो भी अभी मैं आपको बता रहा था कि जो अकाउंट का बेसिक होता है तो वो जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट यहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन इसके अलावा बिज़नेस में जो अकाउंट आप जब करेंगे तो उसमें 4 ऐसे अमाउंट के आइटम्स होते हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके बग़ैर जाने कोई भी आदमी कोई भी ये नहीं कर सकता है कि कोई एक्सपेंसेस को सही से नहीं समझ सकता है कि कौन से अकाउंट में जाएगा। तो उसको जानना इसलिए जो है ज़रूरी है कि आपको एक्सपेंसेस पता होना चाहिए कि एनुअल एक्सपेंसेस क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होता है, और एनुअल इनकम क्या होता है, कैपिटल इनकम क्या होता है, एसेट्स क्या होता है। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तभी आपको ये होगा कि जैसे कई अकाउंट आ गए हैं तो कौन से अकाउंट में कौन सा एक्सपेंसेस जाना चाहिए। तो ये जो प्रोफेशनल अकाउंटिंग का वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, यूज़फुल है। और जो एकेडमिक पढ़ रहे हैं 11th और 12th उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि अब आप ये जैसे 12th में करेंगे तो कोई भी चैप्टर करेंगे, जैसे फंडामेंटल है, पार्टनरशिप है, एडमिशन है, रेशियो है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो वो हर चैप्टर आपका 10 जो है परसेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो जब मैं वो चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा तो बीच में रोक के ये सब बेसिक पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बिल्कुल समझिए स्टार्टिंग का ही है ये सब चीज़ें जितनी बता रहे हैं। तो ऐसे 4 आइटम हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कि एक है मेरा एक्सपेंसेस, इसमें यहाँ पे लिख दें एक्सपेंसेस या लॉसेस, ये एनुअल है, ये फर्स्ट आइटम हो गया। अब ऐसे यहाँ पे दूसरा जो होगा तो वो यहाँ पे है इनकम या गेन, ये भी मेरी एनुअल हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पे है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका सेकंड नाम होता है एसेट्स। फिर है यहाँ पे लायबिलिटीज़, ये लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ मतलब पेबल अमाउंट है। तो ये 4 अगर आइटम आप समझ गए, ये 4 वर्ड आप समझ गए, 4 एक्सपेंसेस और इनकम आप समझ गए, तो बहुत आसान हो जाती है अकाउंट आगे की। देखिए बेसिक वही है, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट वगैरह, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए हम एक्सपेंसेस को बताएंगे, तो जैसे ये एक्सपेंसेस एनुअल होंगे तो बिल्कुल वैसे ही इनकम होगी। तो अगर एक्सपेंसेस को बता रहे हैं तो इनकम को अलग से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सपेंसेस को मेरे 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक्सपेंसेस एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और एक दूसरा है जिसे बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस बोल सकते हैं इसको। तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। देखिए एक्सपेंसेस मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, देखिए ऑपरेटिंग के नाम ही से पता चल रहा है कि ऑपरेट, ऑपरेट का मतलब है कि कोई बिज़नेस को ऑपरेट कर रहे हैं, कोई जो है बिज़नेस को रन कर रहे हैं। जैसे मैं कोचिंग को ऑपरेट करता हूँ, कोई भी आदमी कोई भी टाइप का बिज़नेस को रन कर रहा है, रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं तो वो ऑपरेटिंग होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कोचिंग ओपन करनी है, कोचिंग के लिए कोचिंग में पढ़ाऊँगा नहीं, कोई पढ़ाऊँगा नहीं, कोचिंग के लिए रूम चाहिए होगा, यानी कि मतलब बिल्डिंग जो है चाहिए होगा, बच्चों को वहाँ बैठना है तो फर्नीचर चाहिए होगा, ऑफिस में कूलर है, फैन चाहिए होगा, स्टेशनरी चाहिए होगा। अगर वो रेंट पे बिल्डिंग है तो लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा, तो नेचर का एक्सपेंसेस हो जाएगा, बिल देना पड़ेगा, वो ऑपरेटिंग हो जाएगा। कोई दूसरे और पे उनको सैलरी देगा, वो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा। यानी बिजनेस को चलाने के लिए जो नेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
जो बिज़नेस को हमें चलाना है उसके लिए ज़रूरी एक्सपेंसेस हैं, तो वो एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड नहीं होते हैं, लेकिन हम वो पैसे बिज़नेस से ही निकालते हैं। अब आप जैसे यहाँ पे देखिए कि ये मेरा बिज़नेस है, ये मेरी कोई भी फर्म है, तो बिज़नेस के अंदर जो हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, ये बिज़नेस के अंदर कर रहे हैं। और ये मेरा घर है। अब ये घर के लिए जो हम खर्चे कर रहे हैं, तो घर के लिए मेरे बहुत एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे घर भी रेंट पे है, घर का लाइट का बिल है, घर का राशन का ख़र्चा है, जो और बच्चों की पढ़ाई का ख़र्चा है, और बहुत सारे घर के एक्सपेंसेस हैं, मेडिकल से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। तो ये घर के खर्चे मेरे कौन पूरे करेंगे? ना मेरे पड़ोसी करेंगे, ना रिलेटिव करेंगे, ना फ्रेंड करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेस हम कहाँ से लेंगे? अपने बिज़नेस से निकालेंगे। तो ये जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर होते हैं, तो ये हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को ही हम यहाँ पे बोलते हैं, ये हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर हो गए। इनका एक नाम रखा गया, यानी पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए हैं, जो घर के खर्चे हैं, हाउस के हैं, तो इनका नाम रख दिया गया है ड्राइंग्स। क्योंकि ये बहुत अलग अलग एक्सपेंसेस होंगे, अगर सबके नाम रखे जाएंगे तो जर्नल एंट्री में सबके नाम की अलग अलग जर्नल एंट्री होगी, फिर लेजर अकाउंट बहुत सारे बनने लगेंगे। तो एक नाम रख दिया गया है पर्सनल पर्पस के लिए आप बिज़नेस से कोई भी अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो वो ड्राइंग्स कहलाएगी, ठीक है। अब ड्रॉ का मतलब देखिए होता है निकालना होता है, यानी पर्सनल पर्पस के लिए पैसे निकालना, तो ड्राइंग वर्ड इसलिए यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई कि जो बिज़नेस से पैसे पर्सनल यूज़ के लिए हम निकालेंगे तो वो ड्राइंग्स होगा। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि जो बिज़नेस में ही एक्सपेंसेस करें वो ऑपरेटिंग के अलावा नॉन ऑपरेटिंग की कैटेगरी में आते हैं। अब जैसे ये मतलब एग्जाम्पल है, क्योंकि अभी अगर हम वो खर्चे बताएं तो उनको एक्सप्लेन करें कि नॉन ऑपरेटिंग कैसे होते हैं। अब जैसे मैं अपनी कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट को, आजकल गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो मैंने सबके लिए कोल्ड ड्रिंक को कोल्ड ड्रिंक पिकनिक पे ले जा रहे हैं, टेस्ट ले उसमें जो प्राइस दे रहे हैं, तो अगर ये फालतू के खर्चे हम ना भी करें तब भी मेरी कोचिंग ऑपरेट होगी। तो ये बिज़नेस के अंदर रह के भी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो नॉन ऑपरेटिंग है, अगर वो ना भी किए जाएं तब भी मेरी कोचिंग वैसे ही बिल्कुल ऑपरेट होगी। तो ये वाले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये दो अलग अलग तरीके से हो गए। देखिए हर चीज़ का बेस होता है कि ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने क्यों बताया। एक्चुअल में जो हम प्रॉफिट पे गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो एक साल में जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, ये 50 लाख का हमारा प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हो गया। इस 50 लाख रुपीज़ में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो 24 लाख रुपीज़ के हुए, तो 24 लाख के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुए। अब ये 6 लाख का यहाँ पे मेरा, जैसे ये इनकम प्रॉफिट बोल दिया, अब ये 26 लाख का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हो गया, ये मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। अब इसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे जैसे यहाँ पे 6 लाख के हैं, अब हमने कहाँ से ड्रॉ किए? बिज़नेस से ही निकाले हैं, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। इस जो तरीके से 20 मेरा यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है तो 20 लाख यहाँ पे शो हुआ। अब अगर 10% गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना है तो हम का 10% देंगे, तो 20 लाख का 2 लाख रुपीज़ यहाँ पे होगा। लेकिन गवर्नमेंट टैक्स नहीं अप्लाई करेगा, क्योंकि इसमें आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर लिए हैं। गवर्नमेंट कहेगा कि जो ऑपरेटिंग इनकम है उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही माइनस होना चाहिए। अगर आप नॉन ऑपरेटिंग माइनस कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट करेक्ट नहीं है। तो जो ऑपरेटिंग इनकम है वो मेरी 50 लाख की है, और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो मेरे 24 लाख के हैं। तो जो ऑपरेटिंग 26 लाख का है, तो गवर्नमेंट इसी की परमिशन देगा कि इसी पे आप टैक्स लगा सकते हैं। तो 26 लाख का अगर आप 10% लगाएंगे तो 2,60,000 रुपीज़ का आपका टोटल टैक्स आएगा। 60,000 टैक्स आप कम दे रहे थे, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का डिफरेंस इसीलिए बताया जाता है। अब इसके बाद देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दो टाइप में क्लासिफाइड किए जाते हैं, अलग अलग यहाँ पे किए जाते हैं। एक इसका पार्ट हो गया एक्सपेंसेस, एनुअल एक्सपेंडिचर, इसको एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। और सेकंड हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंसेस है,
इसका सेकंड नेम यहाँ पे एसेट्स होता है। देखिए एक्सपेंसेस हमारे वो होते हैं जो एक साल के अंदर यूटिलाइज हो जाएं, एक साल में 1000 टाइम दिए जाएं, या एक साल में एक बार दिए जाएं, या 12 बार दिए जाएं, वो एनुअल एक्सपेंसेस हैं। जो एक साल लीड ना हो, एक साल से एक्सेस ना हो, वो एनुअल एक्सपेंसेस हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरे वो हैं जो वन एक्सपेंस कर दिया है और एक साल से एक्सेस हों, एक साल से ज़्यादा यूटिलाइज हों, एक साल से ज़्यादा हमें बेनिफिट दें। जैसे हमने लैंड ले ली है तो बरसा बरस चलेगी, 20 साल, 50 साल, 100 साल चलेगी। फर्नीचर ले लिया है तो 5 साल, 10 साल चलेगा। ऑफिस इक्विपमेंट में जैसे कूलर है, प्रिंटर है, टाइपराइटर है और कंप्यूटर है, सब वगैरह अगर हमने ले लिया तो 1 साल से ज़्यादा यूटिलाइज़ होगा। कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन करना है तो हमने मशीनरी परचेज़ कर ली तो 1 साल से ज़्यादा यूटिलाइज़ होगी, तो वो एनुअल एक्सपेंसेस हो जाएंगे, ये कैपिटल हो जाएंगे। अब देखिए इन दोनों भी क्यों बताया गया, इसकी भी एक डिफरेंट बताने की यहाँ पे। देखिए एक जैसे मेरी कोचिंग है, रेटिंग को तो यहीं रोक देते हैं। कोचिंग में हमने एक साल का कोई अकाउंट बना रहे हैं 2025 से 26 में, उसमें हमने पूरे साल के दौरान एक ये फर्नीचर ख़रीदा। तो फर्नीचर अगर हमने ख़रीदा तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंसेस है। अब हमने यहाँ पे जैसे स्टेशनरी ख़रीदी तो स्टेशनरी में यहाँ पे मार्कर का बॉक्स ख़रीद लिया, रजिस्टर ख़रीद लिया, तो ये एनुअल एक्सपेंसेस माना जाएगा। एनुअल एक्सपेंसेस वो है जो एक साल में एक बार करें या एक बार से ज़्यादा करें, लेकिन एक साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक साल के अंदर ही लिमिटेड होना चाहिए, के अंदर ही उसको यूटिलाइज करना होगा। और कैपिटल एक्सपेंसेस ये है कि जो एक बार एक्सपेंसेस कर दें, एक साल से ज़्यादा हमें ये मतलब बेनिफिट दे। ठीक है, तो एनुअल और कैपिटल को हमने यहाँ पे देख लिया कि ये जो फर्नीचर बिजनेस को होने के लिए है, जो ये भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए है। तो ये लेकिन ये कैपिटल की ये वाला जो है कैपिटल एक्सपेंसेस है, ये वाला एनुअल एक्सपेंसेस है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग तो है, लेकिन अगर उस लिहाज से देखें कि एक साल में इसका कितना पार्ट हमारा बिजनेस में लिया जाएगा, तो ऑपरेटिंग पार्ट इसका वो होगा। देखिए इसको भी हम एक एग्जाम्पल बता के आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरी कोचिंग है, तो कोचिंग में हम ये फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट देख रहे हैं 2025 से 2026। तो ओपनिंग डेट है 1 अप्रैल 2025, क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2026। अब मेरा यहाँ पे जो इनकम ऑफ सोर्सेज है तो वो फ़ीस है बस। एक साल में जैसे यहाँ पे हमें 15 लाख रुपीस की फ़ीस मिली, ये मेरी इनकम हो गई। अब हम एनुअल एक्सपेंसेस यहाँ पे काउंट करेंगे तो हमने एक साल में कोचिंग का रेंट यहाँ पे दे दिया 90,000 रुपीज़ का, यहाँ पे जैसे रेंट दे दिया। रेमुनेशन के तौर पे जो और टीचर हैं तो उनको सैलरी यहाँ पे दे दी 2,10,000 की, उनको यहाँ पे सैलरी दे दी। सैलरी के अलावा फिर हमने यहाँ पे जैसे रिपेयर का काम करा लिया, वाइट वॉश वगैरह, और ख़राब हो गया या फर्नीचर मशीनरी कोई तो उसका रिपेयर कराया, तो वो इसका रिपेयर्स हो गया, तो 1 लाख का रिपेयर। फिर से जैसे स्टेशनरी ख़रीद ली, एक साल में टोटल 10,000 स्टेशनरी यहाँ। इसके अलावा जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे हो गया जैसे 20,000 रुपीज़ का दे दिया। अब मेरे कोचिंग में एक बेंच की कमी है, यानी कि फ़र्नीचर की कमी है, तो हमने एक फ़र्नीचर ले लिया। तो एक फ़र्नीचर हमने यहाँ पे 50,000 रुपीज़ का फ़र्नीचर ले लिया। अब ये टोटल ऐड करेंगे तो 2,10,000 और 93 लाख, 4 लाख, 4,10,000, 4,30,000 और 4,80,000, तो 4,80,000 रुपीज़ टोटल मेरे एक्सपेंसेस हुए। तो जो इनकम हमारी थी तो वो 15 लाख रुपीज़ की यहाँ पे टोटल इनकम थी। अब ये इनकम यहाँ पे लिखी, इस इनकम में 4,80,000 रुपीज़ के जो एक्सपेंसेस हैं वो माइनस कर दिए। अब 4,80,000 माइनस किया तो 10,20,000 का प्रॉफिट आया। अगर देखिए यहाँ पे सामने देखें तो ये प्रॉफिट बिल्कुल सही लग रहा है, ये यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन सही किया है और इनकम से एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद ही प्रॉफिट आता है। लेकिन यहाँ पे गलत ये हो रहा है कि मेरी एनुअल इनकम ये है और मेरे एनुअल एक्सपेंसेस ये हैं। जो मेरा है तो फर्नीचर मेरा एक्सपेंसेस है, यानी ऐसे। तो फर्नीचर अगर हमने है तो ये एक साल से ज़्यादा यहाँ यूटिलाइज़ होगा, यानी एक साल से ज़्यादा यूज़ होगा। तो अब यहाँ पे एक ज़्यादा जब ये यूज़ होगा तो यहाँ पे हर एक एस्टिमेट एक्सपायरी लाइफ टाइम यस होता है
कि एक एसेट्स कितने साल चलेगी। तो ये सीनियर अकाउंटेंट यहाँ पे तय करते हैं कि एक एसेट्स कितने साल चलेगी। जैसे यहाँ पे इसका एस्टीमेट लगाया गया, एस्टीमेटेड एक्सपायरी लाइफ टाइम ईयर्स, ये लाइफ टाइम ईयर्स यहाँ पे करा गया कि ये 5 ईयर्स यहाँ पे चलेगी। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि ये 50,000 रुपीज़ की मेरे पास एसेट्स है, ये 50 जो है 1000 है, 5 ईयर्स चलेगी। हर साल 10,000 इसका पार्ट कंज्यूम होगा, यानी इंक्रीज होगा। इसी पार्ट को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो अगर हम यहाँ पे 50,000 लिख रहे हैं अमाउंट, तो भी मेरा आंसर गलत आ रहा है, और 50,000 नहीं लिख रहे हैं तब भी गलत आ रहा है। हमें लिखना क्या है कि एक साल में इसका यूटिलाइज हुआ पार्ट लिखना है, यानी डेप्रिसिएशन लिखना है, यानी 10,000 लिखना है, तो मेरा आंसर करेक्ट आएगा। तो हमें यहाँ पे 50 की बजाय 10 लिखना है। अब अगर यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 से माइनस करेंगे तो 30, तो ये 4,40,000 आ जाएगा। तो ये मेरा 4,40,000 आ जाएगा। तो ये 10,60,000 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो 10,60,000 का, देखिए इसको एक एग्जांपल से एनुअल और कैपिटल और यहाँ पे बताएं कि इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्यों होती है, जरूरत यहाँ पे क्यों है। कि जैसे ये ईयर है, करंट ईयर मेरा है 2025 से 2026, फिर 2026 से 2027, 2027 से 2028, 2028 से 2029, 1 2 3 4, ऐसे लास्ट ईयर होगा 2029 से 30। अब ये 5 ईयर्स मेरे हैं। ये करंट ईयर है जिस साल का अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब इस साल की जो मेरी इनकम ऑफ सोर्सेज है वो फीस है, ये हमने इनकम लिख दी 15 लाख की। अगर हम यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंसेस हटा दें, यानी कि फर्नीचर हटा दें, तो ये जो मेरे बाकी एक्सपेंसेस हैं इनकी वैल्यू कितनी है, तो देखिए 3 लाख रुपीज़ ये है, अगर कर दें तो ये 4,30,000 होगी। तो एनुअल एक्सपेंसेस यहाँ पे जो बाकी हैं तो वो 4,30,000 है। अब फर्नीचर मेरा 5 ईयर्स चलेगा, तो 10,000 2025 से 26 में, फिर 10,000 ऐसे ही 1 ईयर बाई 1 ईयर यहाँ पे चलेगा, तो 10,000 यहाँ पे मेरा होगा। तो 1 ईयर मेरा यहाँ पे 10,000 ये हो गया, 10,000 हो गया। अब आप ये बताइए कि 2025 2026 कमिंग 4 ईयर का एक्सपेंसेस क्यों बेयर करे, तो ये गलत बात हो। नीचे मेरा कैपिटल एक्सपेंसेस है। अब 2027 में ये इनकम मेरी कुछ और हो सकती है, 20 लाख हो सकती है, और एनुअल इनकम कुछ और हो सकते हैं। इससे जब इसको माइनस, एनुअल अलग होगा तो ये मेरा यहाँ पे अलग होंगे, तो उस साल का फर्नीचर इतना यूज़ होगा। तो हर साल का फर्नीचर सब अलग अलग यहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो ये फर्नीचर सब अलग अलग यूज़ होगा, इसीलिए एनुअल और कैपिटल को बताया गया है ताकि मेरा प्रॉफिट करेक्ट यहाँ पे निकले। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। बाकी